Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again, warm welcome to the Hindu Daily News Analysis. दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपनी पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपने एग्जाम में लगे होंगे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस। तो देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। और जैसा आपको पता है कि इस जो हम पीडीएफ ले रखे हैं, इसका डिटेल्ड पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों आप आईएसपीसीएस मेंटर के टेलीग्राम में आप ज्वाइन करके इसको पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की जो न्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी एक लिस्ट को देख लेते हैं। तो पहली न्यूज हो जाती है, ये हमारी हो गई क्या, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड की न्यूज। रिजीम जो इनकम टैक्स की आया है उसमें 72% ऑफ किए हैं, इस पे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी वेस्टर्न घाट्स को लेके न्यू ड्राफ्ट कमेटी गठित की गई है, उसके बारे में देखेंगे। और आज की जो तीसरी न्यूज होगी वो एक्सियोम फॉर्मेशन के बारे में होगी, उसको देखेंगे। और नेक्स्ट उसके बारे में हम देखेंगे प्रतिरोध की धुरी और मोजाम्बिक। और आज का एडिटोरियल होगा मोदी की आर्थिक दिशा में एक अघोषित बदलाव। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज। तो आज की पहली न्यूज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो न्यूज है, पहले सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि है क्या। तो हम देखते हैं कि न्यूज क्या है। 72% पर्सनल इनकम टैक्स पेयर ऑप्ट ए न्यू टैक्स रिजीम इन 2023-24। तो 2023-24 में न्यूज क्यों है दोस्तों? क्योंकि अभी जो जुलाई का इनकम टैक्स रिटर्न, जुलाई 30 तक का जो इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न को देखा गया है। इस इनकम टैक्स रिटर्न में देखा गया है कि 72% लोग ने न्यू रिजीम, न्यू इनकम टैक्स की जो न्यू टैक्स स्लैब की रिजीम है, टैक्स स्लैब की रिजीम है, उसको चूज किए हैं। और साथ में एक और चीज हमको देखने को मिलती है कि इस रिजीम को चूज करने के बाद अब तक टोटल जो इनकम टैक्स पेयर की संख्या है 7.28 करोड़ की हो गई है। 7.28 करोड़ की संख्या हो गई है, जो कि लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उससे 7.5% ज्यादा है। 7.5% क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या हो जाती है, ये जानना 7.5% की क्या हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है। तो यहाँ ये तो हो गया न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। अब हमको दोस्तों समझना क्या है, न्यू टैक्स रिजीम को देखना है और ये समझना है कि जो बजट में क्या चेंजेस हुए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो चलिए हम एक डिटेल देख लेते हैं, अबाउट द न्यू टैक्स रिजीम को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों को देखते हैं। एक तो हम ओल्ड देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम क्या था दोस्तों। और वैसे ये क्या है, न्यू बजट के में जो चेंजेस हैं, आप डिटेल में बजट के बारे में देखने के लिए हमारे जो बजट एनालिसिस का सेशन है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे तो केवल जो टैक्स स्लैब से रिलेटेड चेंजेस है उसके बारे में बात की गई है, तो हम देख लेते हैं। जो दोस्तों ओल्ड था उसमें जीरो से लेके 2.5 लाख तक, जीरो से लेके 2.5 लाख तक, फिर कितना था, फिर 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके ढाई, अगर हम बात करें 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 5 लाख। और उसके बाद हम 5 से 10, पांच यहाँ पे बात करें, अगर तीसरा जो था हमारा 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख। और फिर चौथा हो गया 10 लाख प्लस, 10 लाख, 10 लाख प्लस। अब यहाँ पे बात करते हैं टैक्स का परसेंटेज, अगर हम देख लेते हैं कितना है, तो टैक्स का परसेंट यहाँ पे 0%, यहाँ पे 5%, 5%। और यहाँ पे 5% के बाद अगर हम देखें, आगे देखते हैं, अगर हम इसको आगे देख लेते हैं इसको, तो 5% के बाद डायरेक्ट 20%, 20% और 30% था। अब इसी में हम न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस हुए, तो इसको देख लेने से हम, ये जो यहाँ पे 0 से 2.5 लाख था दोस्तों, ये क्या हो गया है, 0 से 3 लाख हो गया है। ये 0 से 3 लाख तक का अमाउंट, फिर 3 से 6 लाख हो गया, 6 से 9, 9 लाख से 12 लाख, और 12 लाख से क्या हो गया है, 12 से 15, 12 से 15, और 15 प्लस, 15 लाख प्लस। और टैक्स की रेट भी यहाँ पे 0 से 3 लाख कितना हो गया, 0%। फिर इसका 5%, इसका क्या हो गया 10%, ये क्या हो गया 15%, और इसका 20%, और 15 लाख से प्लस वालों के लिए 30%। ये क्या हो गया, ये न्यू टैक्स रिजीम है। ये तो हो गया टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड। ये क्या हो गया, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम हो गया, यहाँ पे बात किया गया। अब इससे देखो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस है, यहाँ पे क्या था, 2.5 लाख तक की चीजों को बढ़ा के यहाँ 3 लाख कर दिया गया है। और यहाँ पे जैसे ये तो 5 ये है, बाकी जो चीजें हैं ये दोनों
वैसे ही चल रही हैं, जो ये टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा हम और अगर दोस्तों और अगर हम देखते हैं और देखेंगे तो और क्या इसमें बदलाव हुआ है, तो ये दोनों स्लैब ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों अवेलेबल है। ये आपके ऑप्शन है कि आप इनमें से किसको चूज करते हैं। जिसको सपोज आपको अगर ओल्ड रिजीम में आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है, तो आप जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे वहां पे आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना पड़ेगा। और जो न्यू रिजीम होगी दोस्तों वो क्या है, वो डिफॉल्ट है। मींस अगर आप ओल्ड नहीं चूज करते हो तो आपका न्यू रिजीम में ही होगा। और अगर बात करें कि ये तो बेसिक बात हो गई, इसके अलावा क्या चेंजेस, क्या न्यूज रिजीम में क्या फायदा हुआ, क्यों ज्यादातर लोग जो 72% लोग हैं न्यू रिजीम क्यों ऑप्ट किए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें और चीज देख लेते हैं। तो एक आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि नॉर्मली मिलता है, अगर यहीं पे हम यहाँ पे ओल्ड वर्सेस न्यू दोनों को देख लेते हैं। जो ओल्ड रिजीम था दोस्तों, ओल्ड रिजीम में कितना था, अप टू 50,000 था, 50,000 था। वही न्यू रिजीम में कितना हो गया, 75,000 हो गया, 75,000 हो गया। ये यहाँ पे देखते हैं कि न्यू रिजीम में 25,000 का क्या हुआ है, प्लस, ये प्लस हो गया। तो एक बेनिफिट तो ये हो जाता है। दूसरा दोस्तों एक और बेनिफिट मिलता है। दूसरा है क्या, फैमिली पेंशन में डिडक्शन। फैमिली पेंशन की बात करते हैं, फैमिली पेंशन में डिडक्शन, फैमिली पेंशन में अगर डिडक्शन की बात करते हैं, तो ये भी क्या न्यू रिजीम में, अगर हम यहीं पे न्यू रिजीम में बात करते हैं, किसमें, न्यू रिजीम में अप टू 25,000 तक का, कितना, टू 25,000 तक का यहाँ पे इसको रिजम्पशन मिल रहा है। ये तो हो गया, ये बेनिफिट हो गया हमको न्यू रिजीम में। और जो न्यूज थी वो क्या थी, कि जो 72% लोग हैं उन्होंने न्यू रिजीम को ऑप्ट किया है। और इससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में 7.5% लोगों का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है, जो कि 7.28 करोड़ हो गया अब तक, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो रिटर्न इनकम टैक्स पे करते हैं, उनकी संख्या हो गई। तो ये रही मुख्य बातें। ये आपको कुछ और बातें जो है ज्यादातर हमने डिस्कस कर लिया, बाकी आप इस डिटेल से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और इसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो किस पे है, ये बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, कि सेंटर री इशू ड्रॉप नोटिफिकेशन ऑन इको सेंसिटिव एरिया। किसके बारे में जो दोस्तों ये न्यूज है, वो है इको सेंसिटिव एरिया के बारे में है। इको सेंसिटिव एरिया, इसके बारे में न्यूज है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि इको सेंसिटिव एरिया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कब आया, और इसमें मेजर बातें क्या चीजें हैं, इसको बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, ये किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही है वेस्टर्न घाट की। यहाँ पे अगर हम एक डिटेल देखते हैं इसको, तो वेस्टर्न घाट का मतलब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अगर इसी को बात करें तो किसकी बात की जा रही है, पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। दोस्तों हुआ क्या कि पश्चिमी घाट क्या है, एक हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। क्या है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है। पश्चिमी घाट हमारा क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इसी की बात करते हैं तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है। इसके साथ साथ ये पश्चिमी घाट क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कोई चीज जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, और यहाँ पे देखा गया कि जो इन्वायरमेंट है उसका कंटिन्यू डिग्रेडेशन हुआ है, और उसी को कंजर्व करने के लिए दोस्तों 2010 में, अगर इसी को बात करते हैं तो इसी को कंजर्व करने के लिए 2010 में एक कमेटी की गठित की जाती है। और किसके अध्यक्षता में दोस्तों, जो उस समय की इकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में, डॉक्टर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक क्या की जाती है, कमेटी गठित की जाती है। और इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम वर्किंग एक्सपर्ट, ये क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, अगर हम बात करें इसका नाम क्या होता है, वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट, इकोलॉजिकल एक्सपर्ट ग्रुप, इसका नाम दिया जाता है। ये 2010 में गठित होती है। और माधव गाडगिल जी 2011 में क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। ध्यान रखना आपको, 2010 में इसकी कमेटी गठित होती है इसी के कंजर्वेशन के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पे दोस्तों कि जो जो वेस्टर्न घाट पे इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, वहां का इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, जो वहां की एंडेमिक स्पीसीज पे खतरा बना हुआ है, जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट हो रहा है, जो डेवलपमेंट का इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी करना
और उसके कंजर्वेशन के लिए एक वे देना। तो इन्होंने 2011 में स्टडी करते हैं और 2011 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। 2011 में जो इनकी रिपोर्ट आती है, इनकी 2011 में रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में बात किया उन्होंने कि जो वेस्टर्न घाट की 64% जो एरिया है, 64% एरिया अप्रॉक्स 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को ये क्या टर्म दे देते हैं, इसको बोल देते हैं टोटल जो एरिया होगी उसको इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया। और इस एरिया को वो तीन तीन भाग में बांटते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 2 और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 3। ये तीन जो पार्ट है दोस्तों, ये बटे हुए हैं इनके कंजर्वेशन में, इसके कंजर्वेशन के हिसाब में बांटते हैं। अगर हम बात करें यहीं पे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1 एंड 2 में, 1 एंड 2 में टोटल जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगी, यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंटल, अगर हम बात करें जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगी उसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो गई, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में बात करें तो यहाँ पे ना तो माइनिंग हो सकती, माइनिंग नहीं हो सकती, क्वेरिंग नहीं हो सकती, माइनिंग नहीं हो सकती, क्वेरिंग नहीं हो सकती। और कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर बात करें जैसे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट इसको इशू नहीं करना होगा। कोई न्यू हिल स्टेशन नहीं बनेंगे, कोई न्यू हिल स्टेशन नहीं बनेंगे। इस तरीके से सारी चीजों को क्या किया गया, इन्होंने, इनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको बंद किया जाए, ये चीजें थी। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बंद किया जाए। वहीं गेट 2 में बात किया गया कि इकोलॉजिकल जो एरिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 2 होगी दोस्तों, उसमें भी ये चीजें प्रोहिबिटेड होगी। साथ में यहाँ पे बात किया गया कि जैसे जीएम क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स की भी क्या अनुमति नहीं होगी। और साथ में यहाँ पे दोस्तों बात की गई कि इसके साथ साथ में जो जो थ्री होगी, जैसे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 3 होगी उसमें रेगुलेटेड वर्क हम कर सकते हैं, रेगुलेटेड कॉमर्शियल, कॉमर्शियल वो भी रेगुलेटेड में मींस पहले अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही हम कोई वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये था। और इसके साथ भी उन्होंने और भी रिपोर्ट में कुछ चीजों को कहा है। तो और अगर हम बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसी को बात किया गया कि यहाँ पे गाडगिल जी की रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, माधव गाडगिल जी की रिपोर्ट में, और हमने उसको बताया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित किए थे 64 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, वहां पे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होगी। साथ में उन्होंने ये दिया कि इसको जो इसके रेगुलेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब लोकल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी से क्या लिया जाए, अनुमति लिया जाए कोई भी वहां एक्टिविटी हो रही है। और इसके साथ साथ एक जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी बनाया जाए, इनकी रिकमेंडेशन थी इकोलॉजिकल अथॉरिटी बनाया जाए, अथॉरिटी बनाया जाए। दोस्तों जो इनकी गाडगिल जी की रिपोर्ट थी उस पे जो भी वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी वो क्या हुआ, वहां पे अब विरोध होगा, विरोध होने लगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सारी जो एक्टिविटीज को क्या हो रहा है वहां पे रोकना पड़ रहा है। तो इसके विरोध के कारण इसका जो वहां का कमर्शियल ग्रुप हुआ उसका विरोध हुआ, वहां कंटिन्यू क्या होने लगा दोस्तों, प्रोटेस्ट चालू हो गया, वहां प्रोटेस्ट चालू हो गया। अब इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार क्या करती है 2011 में, यहां बात करें हम आगे, सरकार क्या करती है यहाँ 2011 में क्या कर रही है सरकार, एक न्यू कमेटी गठित कर रही है अंडर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अब आपको पता है डॉक्टर कस्तूरी रंगन क्या है, इसरो के पूर्व चेयरमैन है। इनकी अध्यक्षता में एक न्यू कमेटी गठित की गई जिसका नाम दिया गया हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। इसका नाम क्या दिया गया, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, वर्किंग हाई लेवल वर्किंग ग्रुप इसका नाम दिया गया। अब दोस्तों इनका भी जो रोल होगा वही होगा जो गॉडगिल जी ने किया, मतलब वेस्टर्न घाट की चीजों को कैसे कंजर्व किया जाए इसके था। तो इन्होंने 2012 में रिपोर्ट दिया, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने 2012 में ये रिपोर्ट देते हैं। और 2012 में इनकी रिपोर्ट की जो मुख्य बातें थी उसको हम देख लेते हैं, इनकी रिपोर्ट की मुख्य बातें हम देख लेते हैं।
तो जो 2012 में रिपोर्ट देते हैं, तो इनकी 2012 की रिपोर्ट के अनुसार जो इन्होंने 1,29,000 एरिया मीन 64% एरिया और कंप्लीट वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट किया था, वहीं कस्तूरी रंगन जी 50% एरिया को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 50% एरिया को बोलते हैं और इसके कंजर्वेशन के लिए ये क्या करते हैं? 3 लिस्ट देते हैं। जैसे उन्होंने 3 दिया था इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1 2 3, उसी तरीके से इनकी भी लिस्ट होती है। इनकी लिस्ट इस रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और ग्रीन लिस्ट, ये उसके कंजर्वेशन के क्राइटेरिया के बेसिस में 3 लिस्ट देते हैं। और उन्होंने 1,29,000 था, इनके अनुसार 59,940 स्क्वायर किलोमीटर ही क्या है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होगी। दोस्तों देखो, यहाँ पे जहां पे गाडगिल जी ने पूरे वेस्टर्न घाट को क्या बना दिया था? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बना दिया था, उसको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया था। वहीं अब क्या है? वहीं कस्तूरी रंगन जी को देखते तो 50% एरिया को कंजर्वेशन कर दिया गया था और 59,940 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गया? ये हो गया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। तो यहाँ पे बात हो रही थी वही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की, इस पे भी प्रोटेस्ट हुआ, ये भी पूरी तरीके से लागू नहीं है और कंटिन्यू इसी की डिमांड चल रही है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, तो वेस्टर्न घाट कोई एक स्टेट में तो है नहीं। अगर हम इसको मैप में देखते हैं, तो अगर हम मैप में देखें तो वेस्टर्न घाट दोस्तों कितने स्टेट को है? ये 6 स्टेट में पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से स्टार्ट होता है। तो गुजरात हो गया, और कौन सा होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कौन सा? कर्नाटक। एक क्या रहा? ये कर्नाटक रहा, कर्नाटक। फिर एक कौन सा रहा? ये केरला रहा, केरला एंड नेक्स्ट तमिलनाडु। इन 6 राज्यों से मिलके बनता। तो जब 6 राज्यों की कंसेंसस होगी तभी तो ये बनेगा। और एक तो ये 6 कंसेंसस, इन्हीं में कंसेंसस बनाने के लिए, इन्हीं में, क्योंकि जब कंसेंसस होगा सब में तभी कोई तो चीजों को जो पॉलिसीज लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो इसी कंसेंसस के लिए अभी ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया, था। इसी वजह से ये न्यूज में है। और एक तो हमने शुरू में एक चीज डिस्कस किया, वो आप जान लीजिए, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडायवर्सिटी ये क्या है? हॉटस्पॉट है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये चीज क्या होता है, तो इसको समझते हैं। दोस्तों बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? वो नॉर्मन मेयर ने दिया। इसको सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, नॉर्मन मेयर्स ने दिया है। नॉर्मन नॉर्मन मेयर ने दिया है। नॉर्मन मेयर ने दिया है। ये कौन है? नॉर्मन मेयर कौन है? तो दोस्तों ये क्या है? ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं। इकोलॉजिस्ट हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट है, ये इसकी क्राइटेरिया क्या होती है? इसको कौन सा, ये बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो दोस्तों एक एनजीओ जिस पे काम करता है, क्या है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल। अब दोस्तों कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक क्राइटेरिया बनाता है कि कोई भी अगर प्लेस है या कोई भी स्पेस है, वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कब डिसाइड होगा? जब वो 2 कैटेगरी को फुलफिल करता है। 2 कैटेगरी को जो फुलफिल करता है, 2 कैटेगरी, तभी होता है। अब कोई भी स्टेट को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? दोस्तों ये कोई ऐसा प्लेस होता है जहां पे एक लेवल से ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्राइटेरिया है कि स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए। और जब हम स्पीसीज रिचनेस की बात करते हैं तो कितनी रिचनेस होनी चाहिए? तो यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 1500 क्या हो? इंडेमिक वास्कुलर वस्कुलर फ्लावर की क्या हो? स्पीसीज हो। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि मतलब वहां पे क्या हो? स्पीसीज की क्या होनी चाहिए? रिचनेस होनी चाहिए। और वहीं पे अगर दूसरी चीजों की बात करते हैं कि पहली चीज तो स्पीसीज रिचनेस होती है, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? वहां का जो थ्रेटेंड वहां का क्या हो? हैबिटाट जो हो थ्रेटेंड हो।
थ्रेटेंड क्या होना चाहिए? हैबिटॉट होना चाहिए, हैबिटॉट। और जब हम थ्रेटेंड हैबिटॉट की बात करते हैं तो थ्रेटेंड का मतलब जो 70% क्या हो, 70% वहां की जो प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन हो, प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन हो वो लॉस्ट हो चुकी हो, प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन क्या हो, लॉस्ट हो चुकी है। अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पे स्पीसीज रिचनेस है, मींस 1500 प्लस इंडमेट वैक्सुलर फ्लावर की क्या है, वेराइटीज है, सॉरी, प्लस उसका क्या है, थ्रेटेंड हैबिटेट है, मीन 70% उसकी क्या है, एंडेमिक जो प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन है वो लॉस्ट हो चुका है। ऐसे स्टेट को हम क्या, ऐसे जो प्लेस है उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट टर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट, डॉक्टर नॉर्मन मेयर ने दिया था, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। और अब तक वर्ल्ड में कितनी, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। अब भारत में कितने हैं दोस्तों? तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। एक तो हो गया वेस्टर्न घाट। अब 3 जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपके लिए टास्क होगा कि आप तीनों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये न्यूज हो जाती है कंप्लीट, और ये रहा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट डिस्कशन। तो ये देख लीजिएगा, इसमें कुछ जो उस इन चीजों का जिसका हमने डिस्कस किया वो डिटेल्ड पीडीएफ में मेंशन है, आप इस यहां से इसको पढ़ सकते हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज की। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारा जो है वो किससे है? एक्सियोम मिशन से संबंधित है। इंडिया सेलेक्ट्स 2 क्रू मेंबर फॉर एक्सियोम 4 मिशन टू आईएसएस। जो एक्सियोम 4 मिशन से संबंधित है। अब बात करते हैं एक्सियोम 4 से मिशन से संबंधित है। अब इसमें भारत में हमारे लिए न्यूज क्यों है? क्योंकि 2 भारतीयों का इसमें चयन हुआ है एक्सियोम 4 मिशन में। किसका किसका हुआ है? तो सबसे पहले आ जाते 2 भारतीय कौन है, इसको हम जान लेते हैं। इसमें है शुभांशु कौन, शुभांशु शुक्ला, और दूसरे हो जाते हैं प्रशांत बालाकृष्ण नायर। दूसरे हैं प्रशांत बालाकृष्ण नायर, दूसरे प्रशांत बालाकृष्ण नायर है। और दोस्तों जो शुभांशु शुक्ला है उनको क्रू एज अ क्रू मेंबर सेलेक्ट किया गया है, और जो प्रशांत बालाकृष्ण नायर है उनको एज अ बैकअप टीम के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो ये जो 2 भारतीयों को सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए हमारे लिए न्यूज में है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बन जाती है दोस्तों, कि जो शुभांशु शुक्ला होंगे वो दूसरे भारतीय होंगे जो स्पेस में जा रहे होंगे। तो प्रश्न उठता है पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों आपको पता होगा 1984 में कौन पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय 1984 में कौन थे? राकेश शर्मा सबसे पहले गए अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? राकेश शर्मा। और दूसरे कौन बन जाएंगे? दूसरे बन जाएंगे शुभांशु शुक्ला बन जाएंगे। ठीक है। और जो ये मिशन होगा वो क्या करेगा? रिसर्च इन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और ये क्या है? इसरो और नासा के बीच में कोलैबोरेशन की बात है। 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तब हमारे बीच ट्रीटी हुई थी कि वैज्ञानिक अनुसंधान में हम एक दूसरे को क्या देंगे? सहयोग देंगे। उसी का रिजल्ट है नासा और इसरो एक तरह से एक कोलैबोरेशन कर रही है। बात करते हैं हम, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो एक्सियोम मिशन है, एक्सियोम मिशन है, ये कौन सा है? ये फोर्थ, मतलब 3 हो चुके हैं, ये चौथा मिशन है। ये एक्सियोम क्या है? ये क्या है? ये यूएसए की प्राइवेट एजेंसी है। एक्सियोम क्या है? यूएसए की प्राइवेट एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? यूएसए की प्राइवेट एजेंसी है, और किसके साथ काम कर रही है? नासा के साथ काम कर रही है। ये हो गई बात। इसके आगे और हम डिटेल में देखते हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे एक्सियोम 4 होगा ये कहाँ पे जा रहा है? इंटरनेशनल। एक्सियोम 4 का काम क्या होगा? ये हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जा रहा है। और इसमें क्या है, अगर बात करते हैं कि ये एक्सियोम 4 क्या है, एक तरह से ये क्या है? स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट की है ये। ठीक है, एक बात हो जाती है ये। और इसी में एज ए चालक दल क्रू मेंबर के रूप में शुभांशु शुक्ला का हुआ है। और एक जो क्रू में 4 मेंबर हैं, और चारों क्या है? अलग अलग देशों से हैं। तो इसका भी एक अपना महत्व है, क्योंकि इसमें क्या होगा? एक तरह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 4 मिशन हो गए। और अगर हम बात करते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, हम अगर उद्देश्य को देखते हैं तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में सबसे पहला देखते हैं, पहला उद्देश्य क्या हो जाता है? एक तरह से कॉमर्शियल, हम हमारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो वाणिज्यिक जो क्या है? कॉमर्शियल
कॉमर्शियल का एज ए कॉमर्शियल स्पेस का यूज है। कॉमर्शियल यूज का मतलब कॉमर्शियल इसका इंपॉर्टेंस उद्देश्य क्या हो जाता है, एक तरह से स्पेस टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए, एक तरह से एक रिसर्च के तौर पे हम देख रहे हैं स्पेस टूरिज्म को ये क्या करेगा और बढ़ावा देगा, स्पेस टूरिज्म को ये बढ़ावा देगा। तो एक तरह से कॉमर्शियल हो गया। और दूसरा देखेंगे तो इसका क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से मतलब क्या, जैसे हमने बात किया कि 4 देशों को क्रू मेंबर है, तो इस तरह से वैश्विक एक दूसरे को क्या देंगे, सहयोग मिलेगा, एक बात ये हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। हम वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे देखेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे कैसे हम जा रहे हैं। जैसे भारत के लिए भी एक तरह से हम बात करें कि भारत के गगनयान मिशन में भी तो हमारा उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष यात्री को स्पेस पे ले जाना। तो एक तरह से हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देने के लिए हो जाता है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो अगर इसके बात की बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि जो एक्सियोम 4 मिशन है इसका महत्व क्या होगा, दोस्तों इसके महत्व की अगर बात आती है तो इसके महत्व में पहले महत्व ये हो गया कि एक तरह से एक वैश्विक पहुंच को बढ़ावा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, वैश्विक वैश्विक हमारी पहुंच बढ़ रही है, वैश्विक पहुंच बढ़ रही है। और दूसरा महत्व क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे ये कहा जा रहा है स्पेस में जा रहा है, तो स्पेस में काम कैसे, स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी है, वहां पे तो ग्रेविटेशन है नहीं। तो जैसे स्पेस में लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से उड़ते रहते हैं। तो उस माइक्रो ग्रेविटी के सिचुएशन में, उस माइक्रो ग्रेविटी में कैसे काम किया जाता है, माइक्रो ग्रेविटी में कैसे काम किया जाता है, कैसे वहां पे रहा जाता है, रहना और काम करना कैसे सामान्य हुआ, काम करना कैसे सामान्य हुआ, ये एक तरह से महत्व के बारे में बातें जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में अगर बात करें कि इंटरनेशनल बात यह है कि एक चीज और आपको जानना जरूरी हो जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, सबसे पहली बात हो कि ये अंतरिक्ष इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, तो दोस्तों ये भी क्या है, एक बड़ा स्पेस क्राफ्ट है। ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक क्या है, स्पेस क्राफ्ट है। ये क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस एक बड़ा क्या है, स्पेस क्राफ्ट है। जो कहाँ पे है ये जो हमारा सरफेस है ये कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। अब बात करते हैं हम कि लो अर्थ ऑर्बिट होती क्या है, तो जो दोस्तों हमारा सरफेस है, इस सरफेस से 400 किलोमीटर एबव, 400 किलोमीटर एबव है। और ये क्या कर रहा है, जो हमारी पृथ्वी है ये हमारे सरफेस से 400 किलोमीटर एबव है, मतलब हमारी निचली जो सतह है लो अर्थ ऑर्बिट में है। आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये भी स्पेसक्राफ्ट है ना, तो परिक्रमा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी की निचले सतह में लो अर्थ ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो ये हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसका है, किसने बनाया। दोस्तों किसी एक का नहीं है, ये किसका है, ये पांच जो है, 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का ग्रुप है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का ग्रुप है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5, इसमें क्या हो गया, नासा हो गया, नासा, रॉस कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस एजेंसी हम बता रहे हैं दोस्तों, रॉस कॉस्मोस, जाक्सा, जाक्सा जाक्सा और सीएसए, इन 5 एजेंसियों का क्या है, इन 5 एजेंसियों के द्वारा निर्मित है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बात करते हैं स्पेस, नासा किसका है, तो नासा आपको पता है यूएसए का है। रास कॉस्मोस किसका है, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी क्या है, तो भारत की इसरो हो जाती है। उसी तरीके से जाक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है, तो ये जापान की हो जाती है। सीएसए किसकी स्पेस एजेंसी है, तो ये कनाडा की हो जाती है, कनाडा की हो जाती है। और ईएसए किसकी है, ये यूरोप की हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इन पांच पांच स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया हुआ है। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारी न्यूज कंप्लीट होती है। तो हमने इसके बारे में देख रहा था, यहाँ पे एक्सियोम 4 मिशन के बारे में देख रहा था, जिसमें भारत के 2 शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायक का क्या हुआ है, चयन हुआ है। ये दोनों प्रशांत जो हैं वो एज ए क्रू क्या रहे हैं, बैकअप टीम में है। और प्रशांत
शुभांशु शुक्ला क्या है, एक क्रू मेंबर में है, और एक कहाँ पे, एक्सियोम 4 नासा का क्या है, एक तरह से प्राइवेट मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा है, और हमने डिटेल में डिस्कशन किया। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज हो जाती है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सिस एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन न्यूज में आ जाती है। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमास के जो लीडर थे उनका तेहरान में डेथ हो गई है। अब तेहरान में उनको मार दिया, ये थ्रू एयर स्ट्राइक मार दिया गया है। अब ईरान का कहना है कि ये किसके द्वारा किया गया है, इसराइल के द्वारा किया गया है। अब ईरान कह रहा है कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, मतलब इसका बदला लेंगे, और इसके बदला लेने में जो किसके द्वारा लिया जाएगा, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के द्वारा दिया जाएगा। अब आप कहोगे आप तो दुनिया भर की बातें बता दी है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है ये तो बताया नहीं। दोस्तों ये क्या है, ईरान समर्थित एक क्या है, ग्रुप है। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, तो एक बात आती है ईरान समर्थित, ईरान क्या है, समर्थित एक, समर्थित क्या है, एक क्या है, गठबंधन है। इस राष्ट्रों का गठबंधन है, राष्ट्रों का क्या है, गठबंधन है, समूह है, गठबंधन है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं देश, तो इसमें बात करें अगर, तो इसमें कौन कौन से शामिल थे, यहाँ अगर मैप में देखते हैं तो इसमें इस गठबंधन में हमने देखा ही पहले कौन सा, इराक, इराक, ईरान, इराक, ईरान, और कौन सा, सीरिया, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, 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 कुछ मिलिटेंट ग्रुप जिनके बारे में आगे देखेंगे, इनके द्वारा समर्थित एक ग्रुप है। अब बात आती है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस आया कहां से, आया कहां से, दोस्तों ये कब कब की बात है, कि 1979 ड्यूरिंग द ईरान लिबरेशन, ईरान के ईरान वार के तरफ एक जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसके, एक्सिस ऑफ विल की, एक्सिस, एक्सिस ऑफ इविल्स, एक्सिस ऑफ इविल्स, और इस एक्सिस ऑफ इविल्स मतलब ये क्या है, बुराई की धुरी। अब इसमें किसको शामिल किया था उन्होंने, इसमें शामिल किया था इराक, इराक, ईरान, इराक, ईरान, और नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को, इसको शामिल किया था। और दोस्तों यही जो थी एक्सिस ऑफ इविल से ही ये है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, वहीं से आया हुआ है। अब हमने बताया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या, ईरान समर्थित ग्रुप है, और इसमें इराक, ईरान, और कौन से, सीरिया, लेबनान, और साथ में कुछ गुट, जैसे हम बात करें लेबनान में हिजबुल्लाह, और बात करते हैं अगर यमन में, अगर ग्रुप में कौन कौन से हैं तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये यमन में कौन है, यमन में हौतीज, हौतीज हैं यमन में, हौतीज हैं, और वहीं बात करते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप है जो शिया मिलिटेंट ग्रुप है, और अगर हम यहीं पे गाजा में बात करें तो हमास है। इन सबका समर्थित, इन सबका समर्थित अगर एक ग्रुप अगर हम बात करें, वही क्या है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। ये हो गई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में चीजें। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों मोजाम्बिक। एक्चुअली मोजाम्बिक क्या है, जो नकाला बंदरगाह में क्यों न्यूज में है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो मोजाम्बिक न्यूज में इस वजह से कि नकाला बंदरगाह में जो अरहर दाल की खेप आ रही थी, तो कुछ भारत विरोधी जो समूह थे उसको क्या कर दिए थे, भारत विरोधी समूह के द्वारा इसके जो लाने में बाधा कर दी गई थी, बाधित कर दिया गया था, और उसी को लेके ये न्यूज में आया था मोजाम्बिक। यहाँ आपको केवल मोजाम्बिक की स्थिति जाना है, ये इंडियन ओशियन में है, साउथ अफ्रीका का दक्षिणी देश है, और ये बात करते हैं अगर ये मेडागास्कर है और ये मोजाम्बिक है। अब मोजाम्बिक की राजधानी की बात करते हैं तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या हो जाती है, तो नामपुला, नाम राजधानी, सब राजधानी की अगर बात करते हैं तो मपूटो, मपूटो इसकी राजधानी हो जाती है, और सबसे बड़ा शहर मटोला, मटोला इसका सबसे बड़ा शहर हो जाता है, और जिम्बेजी इसकी सबसे बड़ी क्या हो जाती है, रिवर हो जाती है। ये मुख्य बातें हो गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब हम नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं दोस्तों। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है, अगर देखते हैं अनस्टेटेड शिफ्ट इन मोदी इकोनॉमिक डायरेक्शन, और ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है दोस्तों। इसमें बात किया गया है ओरिजिनली इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन है, एक्चुअली ये थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, बट जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो जाता है हम केवल उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मोदी जी की पॉलिसीज में जो चेंज आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या पहले की पॉलिसीज क्या था और चेंज आया है, पहले की पॉलिसीज में क्या चीजें दिक्कत थी जिसके कारण चेंज आया है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके लिए हम डिटेल में देख लेते हैं, इसको हम डिटेल में एक डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं तो मोदी इस ये क्या है, आर्टिकल जो बेस्ड है हमारा शिफ्ट
शिफ्ट ऑफ इकोनॉमीज पॉलिसीज क्या है, बेस्ड है शिफ्ट ऑफ इकोनॉमीज इकोनॉमीज पॉलिसीज की शिफ्ट है। अब बात किया जा रहा है कि जो पहले की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका बेस क्या था, उसका कॉन्सेप्ट था ट्रिकल डाउन सिद्धांत पे बेस्ड थी, ट्रिकल डाउन मेथड पे बेस्ड थी। ट्रिकल डाउन मेथड क्या होता है दोस्तों, इसका मानना होता है कि हम कुछ लोगों तक रिसोर्सेस पहुंचा देंगे, फर्दर उनके डेवलपमेंट से और लोगों तक वो चीजें पहुंच जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिया जाता है, जैसे हम कुछ लोगों तक एक तक यहाँ को रिसोर्स देते हैं, ये फर्दर इससे दो लोग इसको रिसोर्स देंगे, इसको दो लोग रिसोर्स देंगे, ये फर्दर तीन लोगों यहाँ से तीन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, यहाँ से तीन लोगों को फायदा मिलेगा। इस तरीके से ये फायदे की एक क्या होना नेटवर्क है और एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये था ट्रिकल डाउन मेथड। इस ट्रिकल डाउन मेथड के मतलब कि ये सिद्धांत तब भी अप्लाई किया जाता है कि हमारे जो स्टेट है, हमारा जो अगर राज्य कहें भारत राज्य में, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज की क्या है स्टेग्नेशन स्कैर्सिटी है, उतने रिसोर्सेस नहीं है। तो हम कुछ लोगों तक रिसोर्स की बात कर रहे थे, उसके लिए उसी के थ्रू हम उसको डेवलपमेंट। मेजर जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है, तो एम्प्लॉयमेंट आज भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक मेजर इशू बना हुआ है। तो यहाँ था कि हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को, और जब इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन जब होगा तो प्रोडक्शन के लिए तो लेबर की जरूरत पड़ेगी ही, लेबर तो बढ़ेगा। अगर हम प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट से 200 यूनिट बढ़ाएंगे तो हमको एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ाना होगा। अल्टीमेटली हमारा जीडीपी ग्रोथ भी होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट का इश्यू और डेवलपमेंट का इश्यू दोनों फुलफिल होगा। इसी के लेके सिद्धांत था। तो जैसे हम पहली की पॉलिसीज की बात करते हैं, तो अगर हमारी जो पहली की पॉलिसीज अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले पॉलिसी क्या थी, जैसे बात करते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का क्या था, ये मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना था। यहाँ पे क्या था, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। और जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मतलब एमएसएमई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा ही। दूसरी स्कीम की अगर बात की तो और इसके एफर्ट इस दिशा में हम देखेंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स को क्या किया गया, कारपोरेट टैक्स को कम किया गया। जहां 35% पहले थे, अब कितना 25% पे लाया गया, उससे भी कम कर दिया गया कारपोरेट टैक्स। अभी रिसेंट पे बात करेंगे तो पीएम पैकेज के तहत पीएलआई स्कीम आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई। इसका उद्देश्य क्या था कि हमें क्या करना है प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, प्रोडक्शन पे ही क्या मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। एटलीस्ट इसका उद्देश्य क्या था, इन सब का उद्देश्य था कि इंडस्ट्री को क्या करना, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। जब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, ये सब तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही। बट दोस्तों जो ये पॉलिसीज थी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाई। हालांकि हमारा ये कहना गलत होगा कि फुलफिल नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो पॉलिसीज थी इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दोस्तों कि अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। तो दोस्तों बिल्कुल प्रोडक्शन हमारी कंट्री का बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी तभी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी। बट जो अल्टीमेट एम था, किसका अल्टीमेट एम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया। तो ये था पुरानी चीजें। अब बात आती है शिफ्ट में, तो शिफ्ट में किसकी बात किया जा रहा है, अब शिफ्ट में यहाँ पे बात किया गया है लेके, यहाँ पे जो शिफ्ट में जो अब हम देखते हैं शिफ्ट पॉलिसी शिफ्ट की बात किया जा रहा है इसमें। तो राइटर का कहना है कि अभी जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है, तो जब हम पॉलिसी शिफ्ट की बात करते हैं तो पॉलिसी शिफ्ट में हम देखते हैं कि अभी क्या शिफ्ट हुआ है, तो स्पेशली ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात करते हैं। और पीएम पैकेज में 5 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 5 योजनाओं को लाया जाता है। स्पेशली यहाँ पे राइटर इंटर्नशिप को बात करता है कि यहाँ पे एक इंटर्नशिप की स्कीम है, इंटर्नशिप की स्कीम पे फोकस करते हैं। इंटर्नशिप की स्कीम है जिसका उद्देश्य क्या है कि हमारे 1 करोड़ इसका उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ पर ईयर क्या करना है, इंटर्नशिप देना है। वही इंटर्नशिप किसमें दी जाएगी, टॉप 500, टॉप किसमें 500 जो कंपनीज होगी उसमें इंटर्नशिप दी जाएगी। और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप क्या मिलेगा, 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ का स्टिपेंड, और वन टाइम 6000 रुपीज वन टाइम पेमेंट मिलेगा।
ये मिल रहा है। अब ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, अल्टीमेट एम नहीं, यहाँ डायरेक्टली एम अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक तो जॉब तो प्रोवाइड हो ही रही है, एक तो जॉब तो हो रही है, जॉब के साथ साथ यहाँ पे स्किल भी दिया जा रहा है, स्किल भी मिलेगा, जब इंटर्नशिप करेंगे तो स्किल भी मिलेगा। तो यहाँ पे यही पॉलिसी शिफ्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है चीजों को, जॉब और स्किल। इसके पहले क्या था, वो था इनडायरेक्ट रिजल्ट था। यहाँ पे अब हम जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है उसमें डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं। हालांकि जो ईएलआई है इसमें 5 स्कीम है। आपको डिटेल्ड में जानना हो तो हमारा जो बजट सेशन है उसमें हमने इस पांचों स्कीम को डिटेल में कवर किया हुआ है। तो ये हो गया ईएलआई स्कीम, और राइटर का ये पूरा डिस्कशन इसी पे बेस्ड था। यहाँ पे कुछ जो आर्टिकल से संबंधित कुछ जरूरी चीजें और दी गई हैं उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टैटिक पार्ट का अगला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, हम पढ़ेंगे आज वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप पांच पांच जो एजेंसी से मिलके बना हुआ है। पहली एजेंसी हो जाती है आईबीआरडी, क्या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी हो जाती है। तीसरी एजेंसी क्या हो जाती है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो जाती है। चौथी एजेंसी क्या हो जाती है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हो जाती है। चौथी पांचवी, एक तरह से पांचवी एजेंसी हम देखते हैं, ये क्या, डिस्प्यूट रेड्रेशल, ये हमारी पांचवी एजेंसी हो जाती है। तो इन्हीं 5 एजेंसी से मिलकर बना हुआ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब बात करते हैं जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना कब, तो ये दोस्तों 1944 के ब्रिटेन से इसका शुरुआत होती है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसकी शुरुआत होती है, और इसका उद्देश्य क्या, जो सेकंड से जितनी भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनको फिर से डेवलपमेंट में उनके यहाँ पे लाना और एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करना, साथ में जो इनका बीच में डिस्प्यूट है उसको एडजस्ट करना। इस तरीके से आज के हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप को देखा, और इस तरह से हमारा ये सेशन आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि जो आप तक मैं देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रही होगी। तो इस सेशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।